नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट बीए थर्ड ईयर के लिए और ऑलमोस्ट बाकी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ही, ग्लोबलाइजेशन, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भूमध्यकरण भी कहा जाता है, वैश्वीकरण भी कहा जाता है। तो वैश्वीकरण से तो आपको पता होगा, ठीक है ना। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए कि है क्या। जैसे हम बात करते हैं कि विश्व, किसकी बात करें, विश्व की। अब विश्व पूरा विश्व है। अब विश्व में काफ़ी देश है, जैसे जहाँ तक अनुमान है, आंकड़े आते हैं कि भाई लमसम 200 के आसपास टोटल देश है। तो ये विश्व पूरी, इस विश्व के अंदर सभी अलग अलग जगह देश घिरे हुए हैं। अब ये विश्व, जब विश्व के सभी देश एक ऐसे तंत्र के द्वारा एक साथ जुड़ जाते हैं, किसके एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी विश्व के विभिन्न देशों का एक साथ होना या एक ही बाउंड्री या एक ही जाल में गुंथ जाना, क्या कहेंगे, विश्व एकता, यानी वैश्वीकरण। क्या हो गया, वैश्वीकरण। इसको समझिए, इसको सिंपल सा थोड़ा समझना है कि जैसे आपको पता होगा, हम बात करें आईफोन, किसकी बात करते हैं, आईफोन की। पहले आपको पता होगा आईफोन ओनली अमेरिका में, या अमेरिका का प्रोडक्ट है, तो ज़्यादातर ये आउट ऑफ इंडिया ही हुआ। तो ये चीज़ें अपने यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हो गया कि हमें किसी और देश का प्रोडक्ट अपने ही पास मार्केट में मिल जाता है, किसी और जगह की, जैसे जॉकी है या रिबॉक है। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं, प्रोडक्ट हैं जो विश्व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हैं, लेकिन वो आज हमें मिल पाते हैं क्योंकि अब विश्व है ना, वो धीरे धीरे एकीकरण की तरह हो गया। अब विश्व का जो मार्केट है अब वो एक क्षेत्र बन गया है। क्या बन गया है, एक क्षेत्र, यानी ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ से आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा कि पूरा विश्व जैसे एक गांव की तरह हो गया है। मुझे अमेरिका प्रोडक्ट चाहिए तो मैं मेरे ही दुकान के पास यहाँ पे चला जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से विश्व के अंतर्गत विभिन्न तरह की आवश्यक गतिविधियों, क्रियाओं, संसाधन, प्रौद्योगिकी के द्वारा विश्व को एकीकरण होने में बढ़ावा दिया है, और यही है वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो अभी नया नया ट्रेंड है, या ये कहेंगे कि अभी की शुरुआत है, ये पहले नहीं था। बट ये सोचना गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण की जब हम शुरुआत की बात करें तो ये लगभग 1870 के आसपास या उससे भी पहले शुरू हुआ था वैश्वीकरण। लेकिन ये वैश्वीकरण के मध्य 1914 तक आते आते कमी हो गई। वैश्वीकरण बढ़ रहा था, यानी एक ऐसा दौर था, तो वैश्वीकरण चर्चा में था और वैश्वीकरण से दुनिया बदल रही थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो इसने वैश्वीकरण को एकदम से धक्का दे दिया। क्या दे दिया, धक्का दे दिया। तो वैश्वीकरण रुक गया। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जब आपसे कोई पूछा जाए वैश्वीकरण क्या, विश्व का एकीकरण, विश्व में आने वाली या होने वाली गतिविधि, टेक्नोलॉजी, संसाधन, कम्युनिकेशन के द्वारा विश्व को एक गांव, एक क्षेत्र में बदल दिया है। अब इसको मैंने एक फिक्स डेफिनेशन के द्वारा आपके सामने रखना चाहे। वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन एक डेफिनेशन आपको लिखना अति आवश्यक है। वो है भूमंडलीयकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उसके प्रबंध का प्रवाह है। किनका प्रवाह है, आर्थिक चीज़ों का लेन देन, किस तरह से जितने व्यापार हो रहा है, यानी बाहर की वस्तुएं यहाँ पे मिल जाती, यहाँ की बाहर मिल जाती, तो आर्थिक वस्तुओं का क्या हो गया, फ्लो हो गया। और मैनेजमेंट का जो तरीका है, ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, एक अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की वजह से हुआ है। विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव, बड़ ध्यान रखिएगा, विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आर्थिक जुड़ाव, पारस्परिक निर्भरता का फैलाव, क्या कहलाता है, भूमंडलीयकरण। भूमंडलीयकरण, पहले एक देश अपने अंदर ही व्यापार करता था, तो इस तरह से वह विश्व के दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाया था, तो विश्व का एकीकरण नहीं हो पाया था। लेकिन जब उसको लगा कि मुझे मेरी ही चीज़ों को बाहर बेचना चाहिए, बाहर की चीज़ें उनको द्वारा अपने देश में आई गई, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था का खुलापन अपनाया गया कि हम भी कमाएं वो भी कमाएं। अर्थव्यवस्था खुलापन, यानी
व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, खुलापन, आपसी जुड़ाव। और जिस तरह से जैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा तो एक देश का दूसरे देश से जुड़ाव होगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ आएगी, अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ जाएगी। आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हूबहू दोनों देशों में मिलती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह की व्यवस्था है वह जुड़ी हुई है। और इस तरह से जब एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो परस्पर निर्भरता होती है। अब हम आपको पता होगा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता है कि वो आएगी तो भारत की ज़रूरतें पूरी होगी। तो इस तरह से वैश्वीकरण से क्या हो जाती है? परस्पर आर्थिक निर्भरता हो जाती है। ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थिंग्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, क्या विशेषता है, क्या प्रभाव है और क्या हानियां हैं। लेकिन सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन है क्या। विश्व का एकीकरण। विश्व अब एक गांव बन गया है। क्या हो गया? विश्व एक गांव के रूप में तब्दील हो गया है। पहले अमेरिका जाने में सालों साल लग जाया करते थे, महीनों लग जाया करते थे। आज हम एक से अगले ही दिन अमेरिका या भारत या अपने किसी भी पृथ्वी के कोने पे पहुंचने तक का अपना एक टेक्नोलॉजी संसाधन है। तो ये कैसे हो पाया है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। ये इसमें हाथ है। इस एक वर्ड को हम संबोधित करते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीयकरण। तो यहाँ तक तो आपको मैंने अर्थ बताने का प्रयास किया जो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है, भूमंडलीयकरण है, इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता का पॉइंट आप नोट कर लें, हेडिंग लगा दें और शुरू कर दें। मैं आपको वन बाय वन विशेषता बताने जा रहा हूँ कि इस ग्लोबलाइजेशन की क्या विशेषता है। और डेफिनेटली श्योर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज जो पढ़ाने वाला हूँ इसमें से प्रश्न आपका छपेगा, ये ठान के लीजिए, क्योंकि हर बार आप पिछला पेपर भी उठा के देखोगे तो ये प्रश्न आया होगा। अगर बाई चांस नहीं आया तो इस बार तो 101% श्योरिटी है कि ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा प्रश्न आएगा। बड़ा छोटा जैसा भी हो एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस भूमंडलीकरण की विशेषता क्या है। क्या है ये भूमंडलीकरण? तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसकी विशेषता क्या है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भूमंडलीकरण है वो एक तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी वो कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती है, ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कहलाती हैं। जैसे मैं बात करूं कोलगेट, ठीक है ना, कोलगेट है, जैसे आईफोन की कंपनी है, या निशान है, कार की कंपनी की बात करें, टाटा है, गोदरेज है। मतलब कंपनियों की जब लिस्ट करो तो कोई फिक्स नहीं है कि कितनी है जो। तो ये कंपनियां हैं वह एक देश में व्यापार न कर काफ़ी दूसरे देशों में भी व्यापार करती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देती है कि अपना माल सप्लाई करना है, पैसे प्राप्त करना है, मार्केटिंग करना है, या हर चीज़ के लिए। तो इनके प्रयासों से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस भूमंडलीकरण में या भूमंडलीकरण को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है, क्योंकि ये कंपनियां हैं जो अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के संसाधन टेक्नोलॉजी को अपनाती जाती हैं। जैसे हम बात करें, आपको पता होगा स्पेस एक्स क्या है? एलन मास्क की कंपनी है। अब एलन मास्क तो आप जानते होंगे, जो एक एडवांस्ड एंटरप्रेन्योर जाने जाते हैं, यानी एक इन्वेंशन के तौर पे भी और विश्व के काफ़ी अमीर व्यक्तियों में शुमार है। तो इन व्यक्तियों ने अपने आप को बदल दिया है, अपने तरीके को बदल दिया है, और इन्होंने विश्व को एक टेक्नोलॉजी की क्रांति में लाके खड़ा कर दिया है। और वर्तमान में ये ऐसी काफ़ी एग्जाम्पल है जो आपको और भी आगे मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल हम सीधा सा विशेषता के ऊपर आ जाते हैं ताकि आपको ये पॉइंट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, यातायात और संचार साधनों में हुए क्रांतिकारी विकास के चलते भौगोलिक दूरियां सिमट गई। पहली विशेषता,
पहली विशेषता है यातायात एवं संसाधनों की तकनीकी ने भौगोलिक दूरियों को समेट लिया। पता होगा ना, कल जैसे हम बात करें कि आज से 50-60 साल पहले तो जयपुर मतलब अपने का क्या कहते हैं, जैसे मुंबई जाना है तो कितने दिन लगते थे, महीनों पर लगते थे चल के, या ऐसे जाया करते थे। पहले के समय तो मुझे ये भी याद है कि हमारे किसी रिलेटिव की शादी थी और वो जिसकी शादी होनी थी वो मान लीजिए कि अपने बम्बई काम कर रहे थे, तो बम्बई काम कर रहे थे और उनकी शादी मारवाड़ में फिक्स हो गई, लेकिन उसको पता ही नहीं, और यहाँ से एक लेटर भेजते थे टेलीग्राम, और जब उसको टेलीग्राम पहुँचता था तब उसको पता लगता कि मेरे 4 दिन बाद तो शादी होने वाली है। तो इस तरह से इतना एक डिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान में तुरंत ही अभी बैठे हो 5 घंटे में वहाँ से यहाँ आ जाती, यानी जो दिनों की दूरियां थी वो मिनटों में कम हो गई। तो क्यों हुआ? ये वैश्वीकरण की विशेषता है। क्यों? क्योंकि यातायात संसाधनों की तकनीक ने भौगोलिक दूरियों को समेट लिया है। दूरियां क्या हो गई? नजदीकियों में बदल गई है। दूरियां नजदीकियों में बदल गई है। दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज पहुंच। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज तक पहुंच, और इसी पहुंच की वजह से एक ग्लोबल संस्कृति का विकास होता है। अब मान लीजिए जैसे आप देख रहे हैं, अब आप जो भी अपने कपड़े पहन के रखें, आप एक बार थोड़ा सा गैस कीजिए, क्या ये आपकी भारत देश की पैदाइश है? क्या भारत ने इसका आविष्कार किया है? पैंट, टी शर्ट या जो भी आप फलाने ढीगे जो भी पहन के रखे हैं, तो गौर करेंगे तो ये सभी वेस्टर्न कल्चर है। क्या है? वेस्टर्न कल्चर। यानी इस मीडिया ने, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, इसने क्या कर दिया? संस्कृति के प्रभाव को बढ़ा दिया है। हम दूसरे देश की संस्कृति को आहूबहू ऑनलाइन देखते हैं या कोई और हमारी संस्कृति देख रहे हैं, तो संस्कृति का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह होने लगा। क्यों? क्योंकि मीडिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात वही छोड़े, आप मुझे लाइव देख रहे हैं, तो अब जब आप मुझे देख रहे हैं तो ये भी तो एक ग्लोबलाइजेशन का तरीका है, ये भी तो एक तकनीकी है जो आप कहीं जाकर पढ़ा करते थे, लेकिन आप संध जिलों में जहाँ जाए तुरंत हम पढ़ सकते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये इस वैश्वीकरण तकनीकी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो 2 विशेषता आपको क्लियर हो गई है। तीसरी है श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया। बिल्कुल, श्रम बाजार यानी अब हम अपने काम की तलाश में दूर दराज तक जाते हैं। लोग कमाने के लिए विदेशों तक चले जाते हैं, तो इस तरह से वे वहाँ जाएंगे तो वहाँ के जब यहाँ आते तो वहाँ की संस्कृति यहाँ आती है, पैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस बढ़ती इस परिवेश में श्रम बाजार ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में भी योगदान दिया है। जैसे यहाँ के काफ़ी मजदूर टेक्नोलॉजी भारत के लोग हैं, वो अमेरिका काम करे और ये अमेरिका की कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, तो ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि श्रम बाजार ने इसको विश्वव्यापी बना दिया गया है। पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। 1965 में लगभग 7 करोड़ 50 लाख लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे, और वही संख्या 1999 में होगी 12 करोड़। तो मान लीजिए आज कितनी हो गई होगी? हर रोज लाखों करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते। क्यों? क्योंकि श्रम बाजार विश्वव्यापी मांग को पूरा करने के लिए। और इस भूमंडलीकरण की एक और विशेषता है शिक्षा का भूमंडलीकरण। जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया ही था, शिक्षा का भूमंडलीकरण। बिल्कुल, पहले लोकल ही शिक्षा प्राप्त हुआ करती थी, लेकिन आज हम फॉरेन विदेशी शिक्षा को यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं, अपनी यहाँ की शिक्षा को दूर दराज तक भेज सकते हैं। तो ये एक भूमंडलीकरण ही तो है।
भूमंडलीकरण का मतलब क्या होना कि जो दूरियाँ थी वो नज़दीकियाँ हो गई, जो चीज़ें हमें डिस्टेंस से मिलती थी वह अब सुलभता से नज़दीक मिलने लगी, हर चीज़ों के मध्य दूरी घट गई, समय घट गया और वह चीज़ें एक साथ एकीकरण की ओर मुड़ गई। शिक्षा, अब शिक्षा भी भूमंडलीकरण हो गई है। क्या हो गई? भूमंडलीकरण। जो दूर दराज में काफ़ी समय दरमियान गुजार के जब हम शिक्षा प्राप्त करते थे वह संध दिनों की बात हो गई, और लॉकडाउन ने तो इस शिक्षा का तेज़ी से भूमंडलीकरण कर दिया। और आने वाले जस्ट समय में आपको दो तरह की शिक्षा मिलेगी, एक तो आप फिजिकली शिक्षा प्राप्त करें और स्कूलें वो भी खुल जाएगी जहाँ पर आप स्कूलों में ऐसा का सेम टू सेम रूम होगा, लेकिन आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, या फिर स्कूलों में बैठे तो बाहर वाले टीचर आपको ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। तो शिक्षा का भी क्या हो गया? भूमंडलीकरण। विशेषता समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये टॉपिक जितना आप समझो उतना मज़ेदार और इजी होता जाएगा। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान, प्रभाव और आवाजाही। जैसे मैंने बताया था, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो एक से ज़्यादा देशों में काम करती है, तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने इस भूमंडलीकरण को बढ़ाने में योगदान दिया। कहते हैं ना, भूख लगती है तो दौड़ते हैं, भूख लगती है तो दौड़ते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा कंपटीशन की भावना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को आगे जाने की भूख की वजह से ये कंपनियां ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। जितनी भूख लगेगी उतनी दौड़ेगी, जितने शेयर मार्केट, जितनी कंपनियां, यानी ये चीज़ें आपके लिए एक एग्जाम्पल सा हो जाती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्होंने इस वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको सिंपल से समझाने की शुरुआत की। तो जितना सिंपल समझा रहा हूँ उतना सिंपल आपको समझना है, और झटक गटकना भी है तो समझ में आएगा। तो भूमंडलीकरण की विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने दो चीज़ें जो बची हैं, मैं इसी वीडियो में ख़त्म करूँगा। वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन ये पहले ही कहा था कि आपका एक ही क्लास आपके नंबर इम्प्रूवमेंट कर सकती है। तो एक चीज़ आपने डेफिनेटली देखी होगी, आज के जग में जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। यानी ग्लोबलाइजेशन है तो क्या सब कुछ हरा ही होगा क्या? कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। यानी जस्ट हाँ, हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के लाभ और हानियाँ और क्या सावधानी रखी जाए, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले। क्या पता एग्जाम में ये पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की वजह से क्या हानियाँ हुई या इससे क्या फ़ायदा है। तो फिलहाल तो हम प्रॉफिट, लाभ की बात करते हैं, भूमंडलीकरण का लाभ। तो नोट कर दीजिए हेडिंग, भूमंडलीकरण का लाभ। अब तो आप बैठे बैठे गैस कर सकते हैं कि इस भूमंडलीकरण से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं लिखाऊंगा कम, सीधा आपको ऑलरेडी समझा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें सिंपल सी नज़र आ रही हैं। तो वैसे बात करें तो वैश्वीकरण को सफल होना था क्योंकि जनता की मांग थी। लोग बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्योंकि समय बदलता है तो लोगों का बदलना ज़रूरी है, और इसको बदलाव में भूमंडलीकरण ने योगदान दिया है। हम बात करते थे कि पहले कोई, जैसे यातायात की बात करें, पहले कहीं जाना होता तो काफ़ी समय लगता था, आज हम इजीली चले क्योंकि भूमंडलीकरण की वजह से ऐसा हुआ है। आज हम जानते भी नहीं हैं कि फलानी जगह फलाना कौन कहाँ रह रहा है, लेकिन आज हम गूगल मैप से चले जाते हैं। किससे चले जाते हैं? गूगल मैप से। हमें हर बिना किसी को पूछे वो गाइडलाइंस मिल जाती है, हर चीज़ों के बारे में अपडेट मिल जाता है। तो ये कैसे है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि विश्व ने इन तकनीकियों की सहायता से एक छोटा सा गाँव बना दिया। विश्व क्या बना दिया? एक गाँव जो पहले पराया लगता था, अजनबी लगता था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है इनको हम पहचानते हैं, इनको हम पहचानते हैं। तो ये तो लाभ है इनके, ये तो लाभ है जिनको मैं काउंट करवाता जाऊंगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो अधिक तेजी से विकास हुआ, पहला फायदा क्या हुआ? अधिक तेजी से विकास।
जो डेवलपमेंट होने में सालों लगती थी। एक चीज़ जैसे पता है ना आपको, आज मिनटों में करोड़ रुपए छाप सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, मैं भी तो नहीं छाप सकता। एक सिंपल सी बात है ना, जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक पे वगैरह ऐसे काफ़ी चीज़ें, कोई व्यक्ति चंद दिनों में वायरल होते ही वो पैसे छापने लग जाता है। क्या छापने लग जाता है? पैसे। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्यों हुई? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने योगदान दिया, या फिर इस योगदान दोनों का मिलकर हुआ। तो अगर वो चीज़ें नहीं होती तो, जैसे मोहम्मद फैज़ है, देवाराम देवासी वगैरह, ऐसे काफ़ी चीज़ें एग्जाम्पल हैं। तो इनको प्रसिद्धि, पैसे और समृद्धि में किसने योगदान दिया? इस वैश्वीकरण के योगदान से हुआ, क्योंकि उनकी चीज़ें हर जगह तक पहुंचने लगी। तो जो चीज़ें एक कम दरमियान तक हुआ करती थी, अब जगह वायरल होने लगा करती। तो ये भी तो लाभ ही है, ये भी तो लाभ ही है। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है तो वो भी आप सब जानती हैं, लेकिन हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। रहन सहन का उच्चतर स्तर होना। दूसरा फायदा क्या हुआ? रहन सहन का उच्च स्तर होना। पहले हम कैसे रहते थे और आज कैसे रहते हैं, तो ये कैसे हुआ? हम देखा देखिए, अब देखिए किसके? वैश्वीकरण की वजह से देखा ना कि फलानी चीज़ें तो ये हो रही है, वो हो रही है। पहले हम जानते थे, अब हमें पता है कि वो चीज़ें कैसी हैं और ये चीज़ें क्यों हैं। तो वो चीज़ें जब बदली तो हम भी बदले, और ये बदलने में यानी अपना लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, और इसको अच्छा करने में इस भूमंडलीकरण का योगदान रहता है। तीसरा करें, देश और व्यक्तियों के लिए नए अवसर। देशों एवं व्यक्तियों के लिए नए अवसर। यहाँ का बंदा दूर जाके काम कर रहा है, उसको कैसे पता कि वहाँ पे काम है? क्योंकि वैश्वीकरण से पता लगा कि वैकेंसियों से, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, सोशल मीडिया से पता लगता है। तो इससे लोगों को और देशों को नए नए विकास और व्यक्तियों को अवसर के फायदे मिलते हैं। तो ये भी एक वैश्वीकरण के होने से फायदा हुआ। इसके अलावा और भी बात करें तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से तीव्र विस्तार से विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। और 1970 के मध्य देखें तो विश्व व्यापार है वो 12% बढ़कर 18 हो गया था। यानी कुछ आंकड़े जैसे मैं बताऊं तो 1970 के आसपास, 1970 से 90 के मध्य विश्व व्यापार है वो 18% हो गया था। कितना हो गया था? 12% से बढ़ाकर 18% हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी, संसाधन जितने ज़्यादा बढ़े उतनी ज़्यादा तकनीकी और तरक्की हुई, और इसी तरह से ये व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ने लगनी शुरू हो गई। अब बात करते हैं तो 1960 के जब आंकड़े बताते हैं कि इस प्रकार प्रतिदिन अब लाखों में व्यापार होने लगा है, और विश्व अर्थव्यवस्था में कई तरह की रुकावटें हुआ करती थी, उस रुकावटों को भी इस भूमंडलीकरण ने दूर कर दिया है। पहले काफ़ी चीज़ें हुआ करती थी, कहीं जगह जाना है तो हमें पहले वहाँ जाके समझना होता था क्या मार्केट होगा, क्या दुकान लगाए तो चलेगी नहीं चलेगी, कैसी ज़मीन है, लोग वगैरह क्या है। लेकिन अब यहाँ बैठे बैठे हम उस जगह की सब चीज़ें देख सकते हैं और वहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ईजिली, समय कम खर्च हुआ और चीज़ें बेहतर होने लगी। इसके अलावा और बात करें, जेट विमान, कंप्यूटर, उपग्रह, इंटरनेट, सूचना तकनीकी से देश काल की सीमाओं को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि ध्यान रहेगा। लिख दीजिएगा जेट विमान, कंप्यूटर, उपग्रह, इंटरनेट जिससे आप सब परिचित हैं, सूचना तकनीकी से देश काल की सीमा खत्म हो गई है। तो ये चीज़ें आपको अब बेटर से समझ में आ रही होगी। तो ये चीज़ें फ़ायदा हुआ। वैसे फ़ायदे तो हज़ारों हैं, लेकिन मैं कुछ मोटे तौर पे यहाँ पे बताऊंगा ना, क्योंकि पूरे बताऊंगा तो पूरे 24 घंटे का वीडियो बनाऊंगा क्या, तो वो तो बन नहीं सकता है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ और कुछ चीज़ें नोट भी करवा रहा हूँ, तो दोनों कर लीजिएगा। तो फ़ायदे अनेक हैं, जिसको हम यहाँ पे काउंट करवाएं उतने भी कम है। आप अपने अनुसार भी अनुभव लगा दीजिए कि इस प्रौद्योगिकी से, इस वैश्वीकरण से क्या फ़ायदा हुआ है। राष्ट्रीय संप्रभुता एक तरह से सीमा विहीन होने लगी है, ये भी एक फ़ायदा है।
अब धीरे धीरे एक राज्य की सीमाएं अपने आप में दुलमुल हो गई है। अब ऐसे लगने लगा है कि पूरा विश्व ही एक हो गया है, पूरा विश्व ही एक हो गया है। और जब दुनिया सिकुड़ कर एक गांव बन गई है तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि गांव के किसी एक घर में आग लगी तो दूसरे पर तुरंत चिंता होती है। दुनिया सिकुड़ रही है, संप्रभुता, स्वायत्ता और स्वतंत्रता की परिभाषाएं भी सिकुड़ रही हैं। तो ये सभी संसार क्रांति से हुआ है। और अब जैसे बात करें, सुविधा है, तकनीकी है, सहायता है, रोजगार है और भी चीज़ें बहुत ही जल्दी मिलने लगी। क्या मिलने लगी? बहुत जल्द मिलने लगी। हॉस्पिटलाइज की सुविधा देखो, काफ़ी चीज़ें देखो तो वो फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आते हैं। तो अब हम थोड़ी सी नज़रें घुमा देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हानियाँ क्या हुई हैं। ग्लोबलाइजेशन से हानियाँ क्या हुई हैं। क्योंकि हम राजनीति विज्ञान में एक चीज़ पढ़ते हैं और वह चीज़ हमेशा भी कहता हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक दृष्टिकोण, एक विचारधारा के दो दृष्टिकोण होते हैं, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो इसके फायदे भी अनेक हैं, लेकिन कमियाँ कम नहीं हैं, कमियाँ भी कम नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल से फ़ायदे हुए, एक बेसिक चीज़ कहते हैं। अब मोबाइल के फ़ायदे के साथ कमियाँ देखिए कि बच्चा अब डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। जो पहले कर्म पे ध्यान देता था अब वो कर्म को ध्यान नहीं दे रहा है। अब बस वो उंगलियों पे रील चलाते जा रहा है। उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, उसका माइंड पावर ख़त्म हो गया है और उसका लेजीपन है वो उस पर हावी हो रहा है। तो ये व्यक्ति की जो कर्म शक्ति है उसका समाप्त करे, उसमें क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लॉस है। जैसा देखें तो ऐसे काफ़ी और भी हैं। तो हम बात करते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे। तो देखें, आज विश्व के सामने देखें तो भूमंडलीकरण का ढांचा भेदभाव से भरा हुआ। एक तरफ तो प्रावधानिक राष्ट्रीय सीमाएं व्यापार और पूंजी की से बच न सकी, दूसरी ओर तकनीकी प्रभाव की राहें या बाधाएं डाल रही है। यानी ये टेक्नोलॉजी का भूमंडलीकरण का प्रभाव सभी जगह बराबर नहीं हुआ है। कहीं पर तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है और कहीं पे भी इतने खड्डे हैं जिसको भरा नहीं जा रहा है। तो इस तरह से जब व्यापार और तकनीकी बढ़ेगी तो फिर शोषण होगा। क्या होगा? शोषण होगा। यानी एक सभ्य है और दूसरा नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ लूटोगे तो नुकसान किसका होगा? जो पिछड़ा हुआ है उसका ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आती हैं। तो भूमंडलीकरण के दौर में देखें तो इस वजह से गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और निम्न जीवन स्तर बढ़ रहा है। ये नोट कर लीजिए। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, उत्पादन एवं श्रम की अब यहाँ पे देखिए, गरीबी बिल्कुल जैसे पहले सभी हाथों से मेहनत करके कमाते थे, खाते थे। अब यहाँ पे बात करें, जैसे एक खेत है, उस खेत में 50 जनों का पेट भरता था, क्योंकि वहाँ पे जुताई बुवाई वगैरह जो चीज़ें हुआ करती तो श्रमिक लगते थे, सबको काम मिलता था। अब यहाँ पे भूमंडलीकरण की वजह से ज़्यादा तकनीकी वगैरह आ गई, तो एक मशीन ऐसा लाया, एक मशीन जिसने 40 लोगों का काम अकेले कर दिया। तो अब इस मशीन की वजह से कितने लोग बेरोजगार हो गए? 40 लोग बेरोजगार हो गए। तो अब 40 लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ऐसे हर जगह भी तो होगा। और इस तरह से उनकी गरीबी होगी, काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगार होंगे। और इस वजह से कुछ लोगों को तो पैसे ही पैसे और कुछ गरीबी, कुछ तो लोग अलग अलग देश में, यानी सुबह उठते ही लंदन में नाश्ता, पेरिस में शॉपिंग और स्विट्जरलैंड में डिनर करते हैं और कुछ के पास रोटी भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा बात करें
तो उत्पादन कम ज़्यादा होगा, उत्पादन कम ज़्यादा के ज़्यादा श्रम का वैल्यू घट जाएगा। काम करने वाले हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, काम करने वाले हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। और जो गरीब होंगे, जब पैसे ही नहीं होंगे तो कोई चीज़ें खरीद पाएंगे क्या? दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे क्या? नहीं। तो फिर उनको दिन का 100 रुपये खर्च हो रहा है, उस जगह उसके 10 रुपये से काम चलाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? इससे उनका जीवन स्तर है, जीवन स्तर क्या हो जाएगा? घटिया हो जाएगा। तो ये नुकसान ही तो हुआ। यानी प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने दृष्टिकोण यहाँ पे नज़र डाली है कि भाई क्या नुकसान होता है। इसके अलावा अगर देखें तो भूमंडलीकरण से छोटे मोटे व्यापार उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां लगती हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। और इस वजह से कोई रातों रात गरीब हो, कोई रातों रात करोड़पति बन जाता है, कोई रातों रात ऑन द स्पॉट हो जाता है, किसी का कोई पता ही नहीं लगता है। तो ये भी तो है कि अब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस जीवन का जो मूल्य है वो कम हो गया है। क्या हो गया? जीवन मूल्य कम हो गया। तीसरी बात करें तो भूमंडलीकरण को से ही लोगों, प्रांतों और राष्ट्रों के लाभ खोले। 3 दशक पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन बात करें तो इस भूमंडलीकरण से फायदा कम देशों एवं लोगों को हुआ, हानि ज़्यादा पहुंची। इससे बात करते हैं, एक टेक्नोलॉजी की इस जोश में एक व्यक्ति कान पे एयरफोन डाल के ट्रेन की पटरियों पे जा रहा है, गुदगुदाते हुए अपने पुराने दिनों को, अपनी किसी याद को याद करते हुए जा रहा है। और पीछे ट्रेन आ रही है और भाई साहब को पता ही नहीं, और वो ऐसे ही सपने में ऊपर चले जाते हैं। अब ये कैसे हुआ? मान लीजिए टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आता तो उसका जीवन तो बचता, जीवन चला गया। क्यों? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि किसी को समझा के रोक सके भाई तू क्या कर रहा है। सब इस भाग दौड़ इस बड़ी ज़िंदगी में सब चीज़ें हैं वो कम से कम हो जा रही हैं। तो फ़ायदा तो कम ही होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसी वजह से क्या होगा कि राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय सीमा का महत्व घट जाएगा एवं राज्य संप्रभुता राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय सीमाओं का महत्व घट जाएगा। एक देश जिसके अंदर लोग रह रहे हैं तो उसकी बाउंड्री होती है, यानी कहते हैं घर की लक्ष्मण रेखा, तो इसको लांघने की कोई औकात नहीं कर सकता। लेकिन वैश्वीकरण से इनके मध्य ये लक्ष्मण रेखा लाइन मिट जाएगी और इस तरह से जो गलत चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और राज्य की संप्रभुता कम हो जाएगी। पहले एक सरकार हुआ करती थी जो विश्व व्यापार पर लोगों के हक के लिए काम करती थी और सरकार की आदेशों और कानूनों की वजह से कोई भी देश है वो संतुलित हुआ करता था। लेकिन इस वर्तमान दृष्टिकोण में अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत ज़्यादा हो गई है और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। तो इसलिए एक सरकार की सीमा रेखा से ज़्यादा इनका प्रभाव चलता है। तो इससे एक देश की संप्रभुता, अखंडता है, उसका नाश हो रहा है और इस तरह से देश संकट और समस्याओं से जूझने को जुझारू हो गया है। और इस वैश्वीकरण से तो हम कहते हैं ना कि रातों रात किसी का बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, जो सालों साल कमाता है लेकिन 1 मिनट में खाता साफ हो जाता है। कैसे हुआ? वैश्वीकरण की वजह से हर कोई आपके बैंक तक पहुंचने को तैयार होता है।
तो ये वैश्वीकरण से, वैश्वीकरण का नुकसान बहुत है, जितना गिनाओ उतना कम है, लेकिन कुछ एक मैं नोट करा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है ये काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर बात करें कि भूमंडलीकरण के 3 उद्यमानकर्ता कौन हैं, यानी भूमंडलीकरण को बनाने में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इस भूमंडलीकरण को बनाने में किसने योगदान दिया। तो भूमंडलीकरण को बनाने में संचार साधन, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जिसने व्यापार को बढ़ावा दिया और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। तो इस तरह से ये कारण है जिसने भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। और भूमंडलीकरण का प्रभाव कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। आर्थिक हर तरह का जो नुकसान है वो राज्य को झेलना पड़ रहा है और राज्य की संप्रभुता की क्या हो रही है, कमी या ह्रास हो रहा है। इस तरह से आज के टॉपिक में यही था, जिसको हम आगे आने वाले नए लेसन में शुरू करेंगे और नए लेसन के तहत हम समझने का प्रयास करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को। तो अभी जो लास्ट में मैं आपको स्क्रीन पे ये डिस्प्ले बता रहा हूँ, शायद ये भी आ सकता है, तो इसको पढ़ाने का इतना टाइम नहीं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। दोबारा आपसे मिलेंगे नए क्लास के नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।